हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे हम मेरिट और डीमेरिट के करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड की। इससे लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल समझा था गियरिंग एडजस्टमेंट का। जितनी एडजस्टमेंट बनती थी सीसीए मेथड के अंदर वो हमने सारी कंप्लीट कर लिए लास्ट क्लासेस के अंदर विद एग्जांपल। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते कंसेप्ट के मेरिट्स यानी कि क्या इसके एडवांटेजेस रहते हैं करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड के। फर्स्ट एडवांटेज आता है कैलकुलेशन ऑफ ट्रू प्रॉफिट, कि जब हम करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड का यूज़ करते हैं तो इससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी का जो पता चल जाता है। क्योंकि करंट कॉस्ट अकाउंटिंग है जो एक ऐसा रैशनल और इतना कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है अकाउंटिंग का कि हम इसमें जब कंसीडर करते हैं स्पेसिफिक इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर प्राइजेस के अंदर चेंज आते हैं, यानी कि अगर प्राइजेस के अंदर चेंज आते हैं तो उसका क्या स्पेसिफिक इफेक्ट पड़ेगा एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज के ऊपर, वो हम यहाँ पे सीसी मेथड के अंदर देखते हैं। और ये इंश्योरिटी करते हैं कि जो प्रॉफिट कैलकुलेट किए गए हैं ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी को मेंटेन करने के बाद वो सीसी के अंदर जो प्रॉफिट है वो ट्रू प्रॉफिट है। क्योंकि हमने जब इसका बेस कवर किया था, इसकी क्लास जब स्टार्ट की थी इस मेथड की, तो उसमें हमने समझा था कि सीसी मेथड में हम इस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं ताकि जो ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी है ना वो मेंटेन रहे बिजनेस की। बेशक प्राइजेज है जो इन्फ्लेशन के कारण इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो एडजस्टमेंट की जाती है, कुछ एडजस्टमेंट करके हम ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी इंटरप्राइज उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं सीसी मेथड के अंदर, ताकि हमें ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी का जो पता लगा पाए। नेक्स्ट एडवांटेज आते हैं मैचिंग ऑफ करंट कॉस्ट विद करंट रेवेन्यू। हम क्या करते हैं, एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जितना रिवेन्यू अर्न किया होता है उस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए कितना कॉस्ट है, दोनों को मैच करते हैं। रिवेन्यू और कॉस्ट दोनों को मैच करके चलते हैं। तो हम सीसी मेथड के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट और डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट करके मैचिंग करते हैं करंट कॉस्ट की करंट रिवेन्यू के साथ। क्योंकि जब भी हमें मैच करना होता है तो ऐसे तो हम मैच नहीं कर सकते ना कि हम एक हिस्टोरिकल बेस ले लें और एक को हम करंट कॉस्ट बेस ले लें। नहीं, हमें रिवेन्यू भी करंट कॉस्ट बेस लेनी है और जो कॉस्ट है वो भी करंट कॉस्ट बेस लेनी है, यानी कि रिवेन्यू और कॉस्ट दोनों ही करंट कॉस्ट के बेस लेनी है हमने, ताकि मैचिंग कंसेप्ट को हम फॉलो कर पाएँ। नेक्स्ट आता है डेपिक्ट्स ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे सीसीए मेथड को फॉलो करके तो उसमें जो करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू होगी असेट्स की और लायबिलिटी की वो दिखाई जाएगी। तो जब हम करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू दिखाएंगे असेट्स की भी और लायबिलिटी की भी, तो जिससे हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू पता चल जाएगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फाइनेंशियल पोजीशन है क्या बिजनेस की। नेक्स्ट आते हैं हेल्पफुल इन द कैलकुलेशन ऑफ ट्रू रेशो। जब भी हम रेशोज फाइंड आउट करते हैं ना, तो जब हम करंट कॉस्ट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी के ऊपर बेस्ड करके रेशोज को फाइंड आउट करेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने के लिए, तो उससे रेशो भी क्या आएंगे, ट्रू रेशो आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने असेट्स और लायबिलिटी को क्या किया है, करंट कॉस्ट बेस पे लिया है। तो जब हम करंट कॉस्ट लेते हैं असेट्स और लायबिलिटी की और फिर हम रेशोज कैलकुलेट करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए, तो जिससे हमें ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन है जो बिजनेस की वो पता चल जाती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, कि जब भी फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म डिसीजन हो चाहे वो शॉर्ट टर्म डिसीजन हो, तो जो डिसीजन लिए जानी है वो करंट कॉस्ट स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड करके हमने डिसीजन लेनी है, जिससे डिसीजन क्या होंगे, वो एक्यूरेट डिसीजन होंगे, बढ़िया डिसीजन होंगे जो बिजनेस को ग्रो करने में हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट आता है रेगुलर अकाउंटिंग सिस्टम। जो सीसीए मेथड है ये रेगुलर अकाउंटिंग सिस्टम है जो सीपीपी की कमी थी। सीपीपी में क्या था, सीपीपी मेथड था जो उसमें रेगुलर अकाउंटिंग सिस्टम नहीं था, जबकि सीसीए मेथड क्या है, ये रेगुलर अकाउंटिंग सिस्टम मेथड है। क्योंकि इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं उसे प्रिपेयर कर सकते हैं सीसीए मेथड के अंदर रेगुलर बेस पे। नेक्स्ट होते हैं प्रोवाइड सफिशिएंट फंड्स फॉर असेट्स रिप्लेसमेंट, कि जब हम असेट्स को रिप्लेस करेंगे तो उसको रिप्लेस करने के लिए जो फंड जरूरी होता है हमें वो सफिशिएंट फंड है जो प्रोवाइड हो जाता है सीसी मेथड के अंडर।
क्योंकि जब हम करंट वैल्यू लेते हैं असेट्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, तो जिससे क्या होता है कि डेप्रिसिएशन में यानी कि जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है उसमें इनफ फंड है जो अकोमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, ताकि हम आसानी से नई असेट को है जो ले सकें, पुरानी असेट को जो रिप्लेस कर सकें। तो जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे करंट वैल्यू पे, जिससे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर इनफ फंड इकट्ठा हो जाएगा, जिससे आसानी से हम असेट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास कि डीमेरिट के हैं करंट कॉस्ट अकाउंटिंग की। अब कुछ बेनिफिट होते हैं तो कुछ उसके नुकसान भी होते हैं। हम जानते हैं कि अगर पॉजिटिव पॉइंट है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते ही होते हैं। तो अब सीसीए मेथड के अंदर क्या नेगेटिव पॉइंट है, सबसे पहले आते हैं इनएडुकेट बैकलॉग डेप्रिसिएशन। बैकलॉग डेप्रिसिएशन कंसेप्ट क्या होता था बच्चों, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि हमने एक असेट फिक्स्ड असेट का जो परचेज किया है 1 अप्रैल 2012 को 8 लाख में खरीदे, और अब हम इसे 1 अप्रैल 2017 को रिप्लेस करें तो इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितने 6 लाख है। तो बैकलॉग डेप्रिसिएशन नाम से क्लियर है, बैक यानी कि हमने क्या करना है, बैक ईयर्स के अंदर कंसीडर करना है कि अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करती, यानी कि जो ये बैक ईयर्स के अंदर अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करती रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर 1/4/12 से 1/4/17 तक, कितने साल बनते, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17। तो यहाँ पे 2, 4, 5, तो 5 साल का बैकलॉग में डेप्रिसिएशन चार्ज करूँ तो 5 ईयर का डेप्रिसिएशन जो भी इसकी 10% या जितनी भी रेट रहती है डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम। तो हमने क्या किया, बैकलॉग डेप्रिसिएशन में कंसेप्ट क्या होता है कि अगर मैं डेप्रिसिएशन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस ना लेकर के अगर मैं इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेके चलती हूँ कि अगर इन बैक ईयर्स में जहाँ पे मैंने हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस को लेकर के डेप्रिसिएशन पहले चार्ज किया था, अगर आज मैं यहाँ पे बैक ईयर्स के अंदर अगर मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट की बजाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट को यूज करके अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करती हूँ तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, इसी को हम बैकलॉग डेप्रिसिएशन है जो कहते हैं। तो बैकलॉग डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बावजूद भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर हमें इतना फंड इकट्ठा नहीं हो पाता कि हम आसानी से असेट्स को रिप्लेस कर सकें। और जो सीसीए मेथड है, सीसीए मेथड क्या कहते हैं कि जो डेप्रिसिएशन है ना वो क्या चार्ज है, जो ये बैकलॉग डेप्रिसिएशन है ये चार्ज है, किसके अगेंस्ट चार्ज है, ये करंट कॉस्ट अकाउंटिंग रिजर्व के अगेंस्ट चार्ज माना गया इसे। और ये रिजर्व क्या है, ये कैपिटल रिजर्व है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, रिवेन्यू नेचर का होता है, और जो ये रिजर्व है ये कैपिटल नेचर का होता है। तो मैं ऐसे कैसे चार्ज कर लूँ रिवेन्यू नेचर को कैपिटल नेचर से, तो मुझे क्या करना चाहिए कि जो ये बैकलॉग डेप्रिसिएशन है ना ये मुझे रिवेन्यू रिजर्व से ही चार्ज करना चाहिए था, वो रिवेन्यू रिजर्व जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल है। अगर ऐसा किया जाता है तो मैनेजमेंट क्या कर पाएगी, रीस्टेन कर पाएगी डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉफिट से जो हमें एक्चुअल में चाहिए है रिप्लेसमेंट ऑफ कॉस्ट असेट के लिए, यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ असेट के लिए जो हमें चाहिए उस प्रॉफिट को क्या कर देगी, वो डिस्पोजिंग ऑफ कर देगी। तो ये क्या है, इसकी डीमेरिट है सीसीए मेथड की। नेक्स्ट लिमिटेशन आती है फेल्स टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू टाइप ऑफ असेट, कि जब हम नई असेट को लेके आते हैं, पुरानी असेट को हटाते हैं और नई असेट को लेके आते हैं, तो हम जानते हैं कि टाइम के बीतने के साथ ना टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाती है और जो बिजनेस का साइज है, नेचर, वो भी चेंज हो जाता है कहीं ना कहीं। तो जब हम नई टाइप के असेट को रिप्लेस करेंगे ना पुराने के साथ, तो उसमें हमें इतना फंड तो है ही नहीं हमारे पास। तो नए टाइप के असेट्स को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास इतना फंड इकट्ठा ही नहीं हो पाता जिससे हम आसानी से न्यू असेट को जो परचेज कर पाएं। कि जब हम सीसीए मेथड का यूज़ करके डेप्रिसिएशन चार्ज करती हैं, तो जब हम सीसीए मेथड को यूज करके डेप्रिसिएशन चार्ज कर पाए तो जब हम असेट्स को रिप्लेस करेंगे ना तो हम सिमिलर टाइप के असेट्स के साथ ही रिप्लेस कर सकते हैं। अगर कुछ नए टाइप के असेट के साथ हम रिप्लेस करेंगे तो उसके लिए हमें फंड है जो और ज़रूरत पड़ेगी, और एक्स्ट्रा फंड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बिजनेस ने डिसाइड किया कि वो डाइवर्सिफाई करेगा कंपनी को, तो जिससे क्या होगा, फिर नई टाइप की असेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो नए टाइप की असेट की ज़रूरत पड़ेगी तो फंड भी तो क्या चाहिएगा, ज़्यादा चाहिए होगा। तो जब फंड ज़्यादा चाहिए होगा तो वो क्या हो जाएगा, सीसीए मेथड वहाँ पे फेल हो जाएगा, क्योंकि सीसीए मेथड के अंदर क्या किया है,
जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया ना, वो सिमिलर टाइप की असेट को रिप्लेस करने के लिए किया गया। जब बिजनेस आज नई असेट को परचेज करना चाहता है तो वो नई असेट्स को परचेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए उसे और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा फंड की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं इन एडुकेट गियरिंग एडजस्टमेंट। जैसे हमने एडजस्टमेंट के अंदर कवर किया था कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट, मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट, इसी के साथ हमने गियरिंग एडजस्टमेंट भी जो कवर की थी। लेकिन ये कहते हैं कि नो गियरिंग एडजस्टमेंट इज डन, कि हम गियरिंग एडजस्टमेंट नहीं करते। किसके रिस्पेक्टिव में? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो असेट्स और इन्वेंट्री का किया गया, यानी कि असेट्स और इन्वेंट्री को रिवैल्यूएशन करके जो प्रॉफिट आया उसके रिस्पेक्टिव हम गियरिंग एडजस्टमेंट है जो नहीं करते, क्योंकि जो ये असेट्स होती हैं पार्शली फाइनेंस की जाती है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के द्वारा। नेक्स्ट लिमिटेशन आती है बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, कि जो मैनेजर होता है, मैनेजर अपनी पर्सनल जजमेंट को यूज़ करता है। यहाँ पे कोई भी ऐसा सिंगल मेथड नहीं है वैल्यूएशन करने के लिए सीसीए मेथड के अंदर, कि जब हम सीसीए मेथड के अंदर असेट्स को वैल्यूएशन करें तो उसके लिए कोई भी ऐसा सिंगल मेथड वैल्यूएशन नहीं रखा गया। तो जब भी असेट्स का वैल्यूएशन किया था सीसीए मेथड के अंदर तो मैनेजर अपनी पर्सनल जजमेंट को इस्तेमाल करता है, जो इसकी कमी रहती है। नेक्स्ट आता है इग्नोर्स गेन्स और लॉसेस ऑन मॉनेटरी आइटम। तो जब हमने फर्स्ट मेथड कवर किया था परचेजिंग पावर मेथड, उसमें हमने सबसे पहले मॉनेटरी असेट्स, मॉनेटरी लायबिलिटी यानी कि जो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम थी उसे अलग कर दिया था, ताकि हम मॉनेटरी असेट्स को, लायबिलिटी को होल्ड करने के लिए मॉनेटरी गेन और मॉनेटरी लॉस को फाइंड आउट कर सकें। लेकिन हमने सीसीए मेथड के अंदर ऐसा कुछ नहीं किया। सीसीए मेथड ने मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं किया, कोई भी डिफरेंस है जो फाइंड आउट नहीं किया, ना ही किसी भी तरीके का मॉनेटरी गेन और मॉनेटरी लॉस फाइंड आउट किया गया है मॉनेटरी एसेट्स और लायबिलिटी को होल्ड करने के लिए। जबकि मॉनेटरी गेन और लॉस जो होता है वो इम्पोर्टेंस रखता है एक फर्म के लिए जिसके पास ज़्यादातर एसेट लायबिलिटी है जो मॉनेटरी नेचर की होती हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन आती है वेरिएशन इन अकाउंटिंग मेथड। वेरिएशन क्या होता है? चेंज होना। अब वेरिएशन कैसे होता है अकाउंटिंग मेथड के अंदर की? जो सीसीए मेथड होती है ये बेस्ड है इस प्रिजम्पशन के ऊपर कि जितनी भी फर्में है ना वो सभी एक जैसी अकाउंटिंग मेथड को और प्रैक्टिस को यूज करते हैं। ये मान के चलते हैं सीसीए मेथड के अंदर, और इसमें ये भी मान लिया जाता है, ये अज्यूम किया जाता है कि जो फर्में मेंटेन करती हैं प्लांट रजिस्टर वो भी यूनिफॉर्म बेस पे करती हैं, यानी कि सभी एक जैसे तरीके से करती हैं ताकि प्रोवाइड करवा पाए एडुकेट इंफॉर्मेशन जो जरूरी है वैल्यूएशन पर्पस के लिए। जबकि रियलिटी क्या होता है, जो अकाउंटिंग मेथड और प्रैक्टिस होते हैं मेंटेन करने के लिए प्लांट रजिस्टर को वो डिफरेंट होते हैं हर एक फर्म के। फर्म टू फर्म क्या होते हैं वो मेथड डिफरेंट है जो अडॉप्ट किए जाते हैं। ज़्यादातर जो प्लांट रजिस्टर किए जाते हैं वो या तो इनकम्प्लीट होते हैं या फिर फेल हो जाते हैं रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन यानी कि जो जरूरी इंफॉर्मेशन होती है उसे प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट लिमिटेशन आते हैं कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग अप्रोच, कि जो सीसीए मेथड है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग अप्रोच माना गया है, क्योंकि जो यूज़र है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो जरूरी है जिनके लिए इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए, तो उन यूज़र को जब बिल्कुल डिटेल में नॉलेज होगी ना सीसीए मेथड के बारे में तभी वो रिजल्ट को समझ सकते हैं, जो रिजल्ट हमें सीसीए मेथड का यूज़ करके बैलेंस शीट से और प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलते हैं। अगर एक यूज़र को सीसीए मेथड के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज नहीं है ना तो फिर वो रिजल्ट्स क्या आए हैं इनसे वो समझ नहीं पाएगा, बिजनेस की पोजीशन क्या है वो समझ नहीं पाएगा। तो यही कमी है इसकी कि जो सीसीए मेथड ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर है, कि अगर मैं यानी कि जो यूज़र है बिजनेस की इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना चाहता है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को जानना चाहते हैं ना, तो उस यूज़र को पहले सीसीए मेथड की बिल्कुल डिटेल में नॉलेज होनी जरूरी है, जो कि ऐसा संभव नहीं होता कि हर किसी को सीसीए मेथड की डिटेल के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है जो हो। तो इस तरीके से बच्चों इसकी लिमिटेशन और इसकी ये मेरिट बनती थी। आई होप आपको मेरिट और डीमेरिट दोनों ही कंप्लीट हो चुकी हैं, समझ में आ चुकी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे डिफरेंस के इन दोनों मेथड जो हम कर चुके हैं, परचेजिंग पावर यानी कि जो करंट परचेजिंग पावर मेथड है और जो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है, ये दोनों ही मेथड हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में इनका डिफरेंस कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।